हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आज के इस लेक्चर हम लोग करेंगे दो टॉपिक्स, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। एंड बिफोर स्टार्टिंग, हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे सभी गर्ल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग, क्यों ना कुछ क्वेश्चन हो जाए। व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कम्प्लीटली फिक्स्ड इन अमाउंट रिगार्ड, चलो ये क्वेश्चन बाद में करना, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी होल्ड करो, ये क्वेश्चन करो, ये वाला। द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व इज, द वैल्यू, पहले ये वाला अटेम्प्ट करना, देन उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन CDS के क्वेश्चन हैं जो CDS एग्जाम में पूछे गए। तो ये है मेन एजेंडा कि भाई SSC के तो हम करते ही हैं, साथ साथ अगर कुछ और एग्जाम के कर लें। और अगर आप ये नहीं कि हम तो हार्ड कोर SSC एस्पिरेंट हैं, हम तो CDS VDS से छुएंगे तक नहीं, तो आप थोड़ा रुक सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करना है अटेम्प्ट तो आप कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प ही मिलेगी थोड़ी सी। जैसे द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड, नॉर्मल डिमांड कर्व। तो नॉर्मल डिमांड कर्व हमने देखा है कि सिंपल कैसा होता है, ये नेगेटिव स्लोपिंग होता है, इसमें बताने कोई ज़रूरत है नहीं। जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिव होता है ना। हमने इस तरह से देखा था कि किस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरह से अमाउंट या फिर डिमांड को प्लॉट करते हैं और यहाँ पे प्राइस लेवल को प्लॉट करते हैं एंड उस हिसाब से हम अपना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड इन अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, द सप्लाई कर्व इज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे सप्लाई कर्व की बात हो रही है ना। तो ठीक है, अमाउंट फिक्स कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस एंड यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट होता है हमारा और यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे होता है हमारा कि कितना सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीज़ प्लॉट करते हैं अगर आपको याद हो। एक तो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व में हम क्या किए थे कल, एक तो प्लॉट किए थे कि प्राइस वर्सेस डिमांड, है ना। तो यहाँ पे आप रख दीजिए कि किसी चीज़ का प्राइस कितना है कि 10 रुपये किलो, 20, 30, 40, और लोग उसके एवज में डिमांड कितना करेंगे। तो यहाँ पे भी सिमिलरली सप्लाई कर्व में भी देखा था कि प्राइस यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ पे कितना लोग, मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे प्रोड्यूस करते हैं सप्लाई साइड से, कितना सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप अमाउंट को फिक्स कर रहे हैं, यानी जितना सप्लाई हो रहा है उसको फिक्स कर रहे हैं। तो जब उसको फिक्स कर रहे हैं यानी कि उतना ही उत्पादन हो रहा है, उससे ज़्यादा उत्पादन हो ही नहीं रहा है, तो उसका प्राइस जो है वो शूट अप होता रहेगा, क्योंकि आप उसके एवज में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो वर्टिकल लाइन का होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझिए आप कि यहाँ पे फिक्स कर दिया गया अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, यानी अमाउंट जितना, क्योंकि सिंपल सा हमने कल थ्योरी ये पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ता है इकोनॉमी में तो जो सप्लाई करने वाला होता है, जो माल को सप्लाई करता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो ज़्यादा फिर प्रोड्यूस करने की सोचता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ज़्यादा इसका पैसा मिलेगा मार्केट में। लेकिन यहाँ पे कि भाई प्राइस भले वो बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अमाउंट उतना ही रहेगा, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उतना ही रहेगा, प्राइस बढ़ता चला जाएगा। कायदे से तो प्राइस बढ़ने पे बढ़ना चाहिए अमाउंट, लेकिन वो हमने बोल दिया कि नहीं, फिक्स कर दिया, तो फिर ये वर्टिकल हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो हमारे पिछले हो चुके हैं उससे एसोसिएटेड हैं। जल्दी से करिए इन टॉपिक्स को भी, सॉरी इन क्वेश्चंस को भी। ठीक, बिल्कुल मनीष शर्मा, परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस। SSC का वेंडर फाइनल नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो नहीं होगा तो मैं कल वीडियो बना दूंगा इस पर, लेकिन क्योंकि अभी वो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मुझे भी पता है क्यूबेशंस प्राइवेट लिमिटेड वो आ गया है, लेकिन कोई नहीं। भैया यहाँ पे सप्लाई, व्लादिमीर पिंटू जी यहाँ पे सप्लाई का कर्व प्लॉट किए हैं, ठीक है। सप्लाई वाला सप्लाई कर्व प्लॉट किए हैं, डिमांड वाला नहीं किए हैं। चलिए, तो पहला हम पूछा नॉट करेक्ट कौन सा है। तो रियल GDP की अगर हम बात करें तो एक रियल GDP इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन हटा देते हैं, इन्फ्लेशन नहीं हटा है तो नॉमिनल है। इज कैलकुलेटेड बाई वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस। बिल्कुल, यहाँ पे हम एक बेस ईयर लेते हैं, जो कितना है जरा कमेंट बताइए, यानी कि हम कॉमन प्राइस ले लेते हैं, सही है। पोटेंशियल GDP इज द रियल GDP दैट द इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस इफ इट्स रिसोर्सेज वर फुली एम्प्लॉयड, यानी कि अगर सारी चीज़ें पूरी तरह से, पूरी एफिशिएंटली सारी चीज़ें की जाती हैं तो कितना GDP होता देश का
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन पोटेंशियल और रियल के बीच जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, जरा कमेंट में बताइए। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटिंग, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस पे तो रियल जीडीपी होता है, नॉमिनल थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं रिसेशनरी गैप। सब प्लीज़ इंक्रीज। ये क्या वॉल्यूम का प्रॉब्लम आता रहता है रोज, उससे फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट उतना ही रहेगा, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही रहेगा। ठीक तो है, कितने अपना उसका इंक्रीज करो ना, फ़ोन का कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, पता नहीं रोज वॉल्यूम का रहता है तुम लोग का। रिसेशनरी गैप बोलते हैं। और यहाँ पे क्या सही आंसर होगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हमने ये देखा था कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि आपके हाथ में कितना बचता है खर्च करने के बाद, टैक्स का डिडक्शन हो जाए, नॉट खर्च करने के बाद, सॉरी, मतलब खर्च करने के लिए आपके हाथ में कितना बचता है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस वगैरह सब कुछ काट लिया जाए तो उसके बाद आपके पास खर्च करने के लिए कितना पैसा बचता है आपके हाथ में, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या प्राइवेट इनकम ऐसा कुछ नहीं होता, तो प्राइवेट इनकम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। दो और क्वेश्चन करिए जल्दी से, ये दोनों क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। ये तो कल ही किया था और ये उससे पिछली वाली क्लास में किया था। करिए। एक मार्केट सिचुएशन व्हेन मेनी फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज, एंड द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ी थी, मोनोपोली पढ़ी थी। मोनोपोली में एक सेलर होता है, एंट्री बैरियर होता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। फिर दूसरे में हमने ये पढ़ा था कि ओलिगोपोली, यानी कि जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, मैनी बायर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री। फिर हमने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पे मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए कंपटीशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, भले आइडेंटिकल ना हो लेकिन सिमिलर हैं आपस में। ठीक है, इम्परफेक्ट करके कोई कंपटीशन नहीं पड़ा था, परफेक्ट में एकदम गला काट कंपटीशन, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंडिया में। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज नोन एज। तो बोरोइंग्स को हटा देते हैं, देन वो आता है फिजिकल डेफिसिट, उसको बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जल्दी से बताइए। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? जब हम ये फिजिकल डेफिसिट यानी कि जो राजकोषीय घाटा होता है, फिजिकल डेफिसिट, इसमें से जो गवर्नमेंट की पिछली जो गवर्नमेंट्स हो गई इन सब की इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम घटा दें, जो उन्होंने लोन लिया होगा तो उसमें ब्याज भरना पड़ रहा होगा, तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट बोलते हैं, वो हटा देंगे तो प्राइमरी यानी प्राथमिक घाटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस पे, महंगाई पे। महंगाई, हम तो सर इन्फ्लेशन टॉपिक आज का सोचे थे, तो बिल्कुल इन्फ्लेशन ही महंगाई है, महंगाई इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जब चीज़ों के दाम इस तरह से बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति होती है इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन द प्राइसेस, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हमारे वस्तुएं और वस्तु हैं और सेवाएं हैं, उनके मूल्य में, उनके प्राइस में, उनके दाम में जो वृद्धि होती है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब ये इन्फ्लेशन जो है डिफरेंट कारणों की वजह से हो सकती है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग कारण और ये सब जानने से पहले हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और वो आखिर में देखेंगे, वो आप बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए होती क्या है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल है जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का दाम, या फिर चलो वो पेट्रोल छोड़ो, ठीक है, तुम पेट्रोल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है पेट्रोल में हर कोई रिलेट कर पाएगा। तो पेट्रोल के दाम मान लेते हैं कि पहले मान लेते हैं पहले कुछ आज से 5 साल पहले, या फिर पेट्रोल से सब कोई रिलेट नहीं कर पाएगा ना, खासकर गर्ल्स नहीं रिलेट कर पाएंगे ज़्यादातर। चलो तो हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, और मतलब कोई कमोडिटी ले लेते हैं, जैसे कि बिस्किट ले ले अपना पार्ले जी पार्ले जी को फिर से वापस बुलाते हैं। तो पार्ले जी की अगर बात करें तो आज से मान लेते हैं कि 10 साल पहले पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट मिलता था वो 5 रुपये का मिलता था, और उसमें 10 बिस्किट आते थे मान लेते हैं। आज वही सेम पार्ले जी का बिस्किट, आज की अगर बात करें, ये बात हो रही है 2014 की, ठीक है, 2014 की, आज यानी कि 2024 में
इस सेम उसका प्राइस हो गया 10 रुपये, उतने ही बिस्किट आते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब मुझे आप ये कमेंट में बताइए कि जब इन्फ्लेशन होगा तो परचेजिंग जो पावर है, खरीदने की जो क्षमता है, वो बढ़ेगी या फिर घटेगी? जरा बताएं कमेंट में, परचेजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी? कमेंट में बताएं जल्दी से। तो परचेजिंग पावर होता क्या है? तो परचेजिंग पावर होता है खरीदने की क्षमता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले 5 रुपए में एक बिस्किट का पैकेट आ जाता था, अभी सेम बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए 10 रुपए लगते हैं, है? यानी कि अगर मैं अब 5 रुपए में वही सेम बिस्किट का पैकेट खरीदने जाऊं तो उससे क्या होगा? क्या मुझे बिस्किट का पैकेट मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि अब परचेजिंग पावर उस 5 रुपए की घट चुकी है। जो परचेजिंग पावर 5 रुपए के पास थी 2014 में, आज वो 10 रुपए के पास है। यानी कि जो 5 रुपए में आप चीज़ें जितनी खरीद पा रहे थे, आज उतना 10 रुपए में आपको करना पड़ेगा। दैट मीन्स परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, यानी कि जो आपको खरीदने की क्षमता होती है वो डिक्रीज होती है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको कोट करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मान लेते हैं ये कोई है आपका दोस्त है, ठीक है, और ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। आप अपने दोस्त के पास जाते हैं कि मुझे उधार दे दो, ये तुमको 10,000 रुपये उधार देता है, ठीक है। ये बात है मान लेते हैं 2014 की। अब तुम्हारे दोस्त को तुमसे, और वो फिर क्या होता है, वो कोमा में चला जाता है। फिर वो 10,000 बाद जब उसकी बुद्धि वापस आती तो वो बोलता है कि भाई 10,000 रुपये मेरे वापस दो, ठीक। तो तुमने 10,000 रुपये इससे लिए थे, कब की बात है? 2014 की। अब 2024 आ गया है और वो बोल रहा है कि पैसे लौटाओ मेरे। तुमने बोला ठीक है यार, अब तुमने 10,000 दिए थे, लो 10,000, ठीक है। तुमने 10,000 ले लिए, लेकिन एक्चुअली में तुमने 10,000 नहीं लिए हैं, 10,000 से कम लिए हैं। कैसे? अगर मार्केट में, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति है, तो अभी मैंने बताया आपको कि परचेजिंग पावर घट जाती है, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, तो क्योंकि परचेजिंग पावर इसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है, तो जो 10,000, जो जितनी चीज़ें खरीद पा रहा था 2014 में, हो सकता है कि 10,000 में एक मोबाइल फ़ोन अच्छा खासा आ रहा था, ठीक है, मोबाइल फ़ोन अच्छा खासा आ रहा था, और आज जो है वही सेम मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन क्या कि भाई प्राइस भी वेरिएट होते रहते हैं, लेकिन एक जनरल कमोडिटी अगर हम ले लें कि जहाँ पे जिसके प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, तो मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें, मान लो कि 10,000 में एक मोबाइल फ़ोन आ जाता था अच्छा सा, लेकिन आज वही सेम मोबाइल फ़ोन अगर वो लेने जाता है मार्केट में, तो वो 15 या 20,000 का उसको देखने को मिलता है। यानी कि अब उसे 15,000 या फिर 20,000 डालने पड़ेंगे उस मोबाइल को लेने के लिए, यानी कि वो 10,000 में वो बात नहीं रही। तो एक्चुअल में उस 10,000 की वैल्यू अब उतनी नहीं है जितनी 2014 में थी। यानी कि एक तरह से जब इन्फ्लेशन होता है, तो अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि कौन बेनिफिट में रहता है, कौन फ़ायदे में रहता है, तो जो डेटर होता है वो फ़ायदे में रहता है, वो प्रॉफिट में रहता है, लेकिन जो लेंडर होता है वो नुकसान में रहता है, वो लॉस में। इस केस में आप क्या थे? डेटर थे, आपने लोन लिया था, और ये आपका दोस्त लेंडर था जिसने कि आपको लोन दिया था। तभी बोला जाता है कि भाई जो बैंक में पैसा पड़ा होता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बैंक में रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो इन्फ्लेशन से कम होता है। अगर मान लो इन्फ्लेशन है भाई पता चला 5% की, ठीक है, तो बैंक में पता चला 4.5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक्चुअल में आपका पैसा घट रहा है। भले आपको लग रहा हो मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन आपका पैसा घट रहा है। तो इसी वजह से आप इन्वेस्ट वगैरह करते रहा करें। जब आपकी अभी तो पता नहीं आप वर्किंग है कि नहीं, तो कर। और हाँ, इन्वेस्ट से याद आया, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक मेरा फ्रेंड है काफ़ी बोल रहा था, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, मैं तो चलो लिंक विंक तो मैं डालना भूल गया, नहीं होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ये क्लास खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है, फिर अगली क्लास में होगा तो डाल दूंगा। तो जिसको अगर इन्वेस्ट वगैरह करना हो, तो जैसे ज़रौदा वगैरह ऐप होते हैं, तो उस लिंक से क्लिक करके कर लेना। तो आई थिंक उसमें कुछ ब्रोकरेज वगैरह होता है, आपका उसमें कोई नुकसान नहीं होगा उसको, मतलब बस ये है कि थोड़ा मिल जाएगा, बोलता रहता है। वैसे तो मैं स्पॉन्सरशिप कई सारे आते रहते हैं, लेता नहीं हूँ, लेकिन अब दोस्त है उसका तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो बुरा मान जाएगा, दोस्ती का सवाल है, ठीक है। तो कर लेना, अभी तो मैं डालना भूल गया, कमेंट में मैं डाल दूंगा, ठीक है, लेक्चर ख़त्म होने के बाद। नहीं तो अगले उसमें देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक। तो अगर आप उससे क्लिक करके करोगे तो ये है कि उसको थोड़ा कुछ ब्रोकरेज वगैरह मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। वो खैर, क्योंकि वो थोड़ा आई थिंक स्टॉक मार्केट में एडवाइज़र कुछ है, वो सेबी से लिस्टेड भी है, आई थिंक सेबी से सर्टिफिकेशन, तो पूरा वही देखता है वो। खैर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे आते हैं।
और लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका मतलब ये आप सैलरी वगैरह कमाने लगें तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि उससे होता ये है कि भले थोड़ा अमाउंट, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि अच्छा खासा कमाते तो हैं लेकिन फिर बाद में धीरे 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 ऐसा हालत हो जाता है कि भाई भाई हमको इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, तो आप उसको इन्वेस्ट करते रहेंगे धीरे धीरे। और बैंक से अच्छा है कि आप उसको भले म्यूचुअल फंड में लगा दें, भले आप शेयर मार्केट में उस तरह से ना करें, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत करिए उसको इनिशियली, है ना। क्योंकि जिसके मैं फ्रेंड की बात कर रहा हूँ उसके साथ उसने यही किया कि भाई उसको इनिशियली नॉलेज था नहीं, उसने पैसा लगाया और काफ़ी पैसा उसने लूज़ किया, ठीक है। तो जब तक आप शेयर मार्केट में जब एकदम सीख ना लें, ठीक है, थोड़े थोड़े अमाउंट लगा के, या फिर सीखने के लिए भी कुछ अमाउंट आई थिंक मिलता है उसमें से, नॉम मतलब फेक टाइप का जो पैसा होता है, तो उसमें आप वो कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में कि ये है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। खैर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है ये? तो एक हमारे इरविंग फिशर जी थे, ठीक है, इरविंग फिशर जी थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये चीज़ को समझाया था, ये इन्फ्लेशन वाली चीज़ को समझाया था कि किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बोला था कि अगर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, कि आज से 5 साल पहले आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपये थी और आज मान लेते हैं कि 15,000 रुपये हो गई, और आप इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि देखो मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो गई, तो ये खुशी की बात नहीं, गम की बात है। क्योंकि इन्फ्लेशन को एक्चुअल में, क्योंकि आप ये इस चीज़ को देखो आप, कि आप 10,000 में आज से 5 साल पहले कितनी चीज़ें खरीद पा रहे थे, क्या उतनी चीज़ें इस 15,000 से खरीद पा रहे हो? तुमको लगेगा 15,000 में तो ज़्यादा चीज़ें आएंगी, खरीद क्या पा रहे हो, ज़्यादा चीज़ें हम खरीद पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब आप देखेंगे कि 15,000 में आज उतनी भी चीज़ें नहीं आ पा रही जितनी 10,000 में आ जाती थी, दैट मीन्स कि आपकी जो इंक्रीज इन सैलरी है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाई। इन्फ्लेशन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपये है, ठीक है, और इन्फ्लेशन चल रहा है मान लेते हैं 5%, तो इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब हुआ भैया कि 500 और इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। नहीं, इतना 500 और इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि पहले जो 10,000 की वैल्यू थी, अब वो धीरे 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 अगर हम इंक्रीज़ करें 5% बाई पर ईयर, 5% पर ईयर के हिसाब से, तो 500 यानी कि 5 साल में 2500, ठीक है। तो यानी कि 12,500 कुछ इस रुपये से एक्चुअल में जो 10,000 था पहले, अब उसकी 12,500 वैल्यू निकल के आएगी। ये तो मैं बस आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरह से जो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, ठीक है, उसको बीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इरविंग फिशर जी ने बोला था, और इन्होंने एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी जिसको बोलते हैं धन का मात्रा सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? धन का मात्रा सिद्धांत। तो एक और इन्होंने ये बोला था कि किस तरह से अगर मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाएगा, मनी सप्लाई का मतलब ये होता है पैसे को मार्केट में डालना। अब पैसा मार्केट में कौन डालता है? हमारी गवर्नमेंट डालती है, हमारी जो आरबीआई है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा बनाने का काम है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है, ठीक है। जो कॉइन्स वगैरह की मिंटिंग होती है, कॉइन्स वगैरह जो बनते हैं, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जितने नोट बनते हैं 100, 200, 50, इस जितने भी होते हैं सब आरबीआई का काम होता ही है, ठीक है। तो वो अभी हम, जब हमारा अगला लेक्चर होगा मंडे को, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को कि किस तरह से इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और किस किस तरह की हमारी पॉलिसीज़ को आरबीआई और जो हमारी गवर्नमेंट है उनको अपनाती है। बट फिशर जी की एक जनरल थ्योरी ये बोलती है कि अगर आप मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे, पैसा डाल देंगे इकोनॉमी में, तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा बढ़ जाएगा और वो पैसा सर्कुलेट करेगा, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। तो अगर कभी पूछ ले वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन होता क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि कोई जो पैसा है, मान लो एक नोट है, वो कितने हैंड्स एक्सचेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ये एम वी इज इक्वल टू पी टी, इन्होंने थ्योरी दी थी, इरविंग फिशर जी की ये थ्योरी, एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम जहाँ पे मनी ऑफ सप्लाई बता रहा है, वी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, पी प्राइस लेवल, और टी है ट्रांजैक्शन। तो किस तरह से अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, पैसा डालेंगे, तो पैसा घूमेगा ज़्यादा, नहीं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बढ़ेगा, और क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ये सब बढ़ेगा, तो उसकी वजह से प्राइस, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगे। ये, इसको हम फिशर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इस इक्वेशन को फिशर इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या। तो अभी हमने सिर्फ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा कि मुद्रास्फीति होती क्या है। तो इन्फ्लेशन जो होती है एक तरह से महंगाई होती है, कि चीज़ों के दाम बढ़ना, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन से दो चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेशन से एक चीज़ होती है दैट इज़ परचेजिंग पावर घटती है। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता, यानी कि जो करेंसी की वैल्यू है वो घटती है, हमारी करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू। और इस केस में डेटर प्रॉफिट में रहता है, जिसने लोन लिया होता है, और जिसने लोन दिया होता है वो लॉस में होता है अगर वो ब्याज के सहित नहीं लेता है। और ब्याज भी इतना होना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करे,
फिर हमारे फिशर इक्वेशन पढ़ी हमने कि फिशर जी ने और ये एक चीज़ बोली थी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ जाए तो आप ये मत समझिए कि आपका मतलब एक्चुअल में सैलरी बढ़ा है। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन। थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन। ठीक है, ये दी थी फिशर जी ने, जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई है कि किस तरह से अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, लेकिन एक्चुअल में इसको बोलेंगे मनी इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है कि जो चीज़ दिख नहीं रही है हमें, एक्चुअल में रियलिटी नहीं दिख रही है। इसको हम बोलते हैं मौद्रिक अवधारणा की नीति। ठीक है, मौद्रिक अवधारणा की नीति इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यह होता है कि एक्चुअल में आपको जो चीज़ों के दाम बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी सैलरी में जो बढ़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक्चुअल में वो डिक्रीज़ हो गई आपका जो सैलरी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज काफ़ी लोग नदारत दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोगों ने कल बोला भी था सर महाशिवरात्रि है, क्लास ऑफ रखिएगा, लेकिन अब इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो। बैच का प्राइस कम कर दो। बैच का यार आज ऑफ़र चल रहा है, वो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैंने WOMEN ये आपको कोड यूज़ करना है। जिन लोगों को अगर बैच वैच लेना हो तो ये कोड आज के लिए मतलब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सर प्राइस सेम रखे हैं बट नेट प्राइस सेम रखें। ठीक है, नेट क्वांटिटी डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसका मतलब प्राइस सेम रखे हैं। प्राइस अगर आपने सेम रखा हुआ है और नेट क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रहे हैं, नेट अगर क्वांटिटी डिक्रीज़ होगा ना तो जो प्राइस है ना अपने आप हाई हो जाएगा। कैसे होगा, अब उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, उसी पे आ रहे हैं। दैट इज, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। एक सेकेंड, सर मनी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन घट क्यों? चलो, तो अभी आते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन के टाइप्स पे। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइप्स पे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, अब देखो इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ सकता है दो चीज़ों की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल का केस ले लेता हूँ। ठीक है, पेट्रोल वाला केस है तो, या फिर चलो पेट्रोल छोड़ो, तुम बिस्किट वाला ही केस ले लो। ठीक है, फिर से मान लेते हैं भाई सेम पार्ले जी का पैकेट है। अब इसके प्राइस दो चीज़ों के से एकदम से बढ़ सकते हैं। या तो मान लो कि पहला केस है कि गेहूं जो है महंगा हो गया, क्योंकि ये गेहूं से बनता है, वीट से बनता है पार्ले जी, तो वो महंगा हो गया है। कुछ भी कारण हो सकता है, या तो गेहूं महंगा हो गया, या गवर्नमेंट ने ऐसी कंपनीज पे जो बिस्किट बनाती है टैक्स ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया है। टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो वो आप पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, या छोड़ो, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है, अभी जैसे आपने सुना होगा कि जो ऐप स्टोर है जहाँ पे एप्लीकेशंस लिस्टेड होती हैं, वो 30% बोल रहा है कि हम 30% आपसे चार्ज करेंगे, जो भी आप स्टूडेंट से जो भी कमाएंगे तो वो आपसे हम 30%, गवर्नमेंट 18% लेती है GST, तो अब 30% वो ले रहा है। ठीक है, अब मैं बैच के प्राइस इंक्रीज़ कर दूँ, मैं, क्योंकि भाई सिंपल सा फिलॉसफी है, अगर मुझे उतना, जैसे मान लो जो टीचर्स उन्हें उतना बचाना है, ठीक है, उतना प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, वो जो आपके दाम हैं कोर्सेज के वो बढ़ा देंगे। तो क्यों बढ़ाइए, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक तरह से हाई हो गया। पार्ले जी का प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गया उसका, क्योंकि गेहूँ महंगा मिलने लगा। तो फैक्टर कुछ भी हो सकता है। फैक्टर हो सकता है कि टैक्स इंक्रीज हो गया, और फैक्टर ये हो गया कि जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो बाधित हो गई, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है। या फिर इंटरनेशनल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं पाकिस्तान में बिस्किट का प्राइस इंक्रीज हो गया क्योंकि गेहूं के दाम बढ़ गए। वहाँ गेहूं के दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से वो इम्पोर्ट करते थे जो वीट फ्रॉम यूक्रेन, वो अब उतना नहीं आ रहा है, तो गेहूं के दाम बढ़ गए। अब हम तो इम्पोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो तो करता है ना पाकिस्तान, तो इसीलिए वहाँ पे दाम बढ़ गए। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो गई। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को बोलते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन,
या फिर इसी को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति, क्योंकि उस चीज़ को बनाने की जो लागत है वो बढ़ गई है। लागत जनित मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं। उस चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर गई है, इसलिए इसको बोलेंगे सप्लाई साइड या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा होता है अगर फॉर एग्जांपल सैलरी लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज़्यादा पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये छुन्नू है, ठीक है, इसके पास 100 रुपये था अभी तक, ठीक है, इसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम 100 रुपये महीने में बचती थी। तो ये छुन्नू जाता था पार्ले जी का एक बिस्किट लेके आता था। छुन्नू हमारा पार्ले लवर है ये, ठीक है। ये छुन्नू गया, इसके पास अभी क्या हो गया, छुन्नू के पास 200 रुपये आ गया, डिस्पोजेबल इनकम हो गई। ये छुन्नू जाएगा मार्केट में बोलेगा 2 पार्ले जी अब निकालो। तो क्या किया इसने, डिमांड को बढ़ा दिया। क्यों, सैलरी बढ़ गई ना, उसके हाथ में जो पैसा है वो बढ़ गया, तो भी दाम बढ़ेंगे। उसके अवज में, उसके अगेंस्ट में अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ है, सप्लाई को कांस्टेंट रख दिया मैंने, सप्लाई उतनी हो रही है, उतने ही पार्ले जी बन रहे हैं। अब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा पहुंच गया तो लोग ज़्यादा बोलेंगे ना, ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब ज़्यादा डिमांड करेंगे, सप्लाई उतनी है, तो जो बेच रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उन चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, सिंपल। तो इसको बोलते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिमांड साइड इन्फ्लेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति। आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरह के 2 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। अगर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी चीज़ को बनाने की जो आई लागत है उसमें दाम बढ़ रहे हैं, जैसे वो किसी की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे मतलब टैक्स, रॉ मटेरियल हो गया, या फिर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो एक तो होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। फॉर एग्जांपल लैंड, ज़मीन महंगी हो गई है, लेबर ज़्यादा पैसे मांगती है, या फिर लोन लेना महंगा हो गया है, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। डिमांड साइड क्या है, लोगों के हाथों में पैसा आ गया है तो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड साइड इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब ये जो इन्फ्लेशन है इसको मेजर किया जाता है, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है और इसके डिफरेंट इंडेक्सेस हैं। इसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट इंडेक्स का यूज़ करते हैं। अब ये इंडेक्स क्या होते हैं, तो इंडेक्स ये होते हैं कि भाई अगर हमें इन्फ्लेशन, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई गेहूं जो है उसकी सप्लाई ठीक नहीं हुई, मॉनसून ठीक नहीं हुआ, गेहूं के दाम बढ़ गए, तो पार्ले जी का दाम बढ़ गया, सिंपल। लेकिन ठीक है, पार्ले जी के दाम बढ़ गए, लेकिन मान लो कि मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सर्विस आपको कर रहा हूँ और मेरे साइड से कुछ नहीं है, मेरे साइड से टैक्स भी उतना ही है, मेरी मेहनत भी उतनी लग रही है, सब कुछ ठीक है, उतना ही है, तो मैं दाम नहीं बढ़ाऊंगा। तो इसमें तो इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो भाई कहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, और जहाँ हुआ वहाँ कितना हुआ, कहाँ पे ज़्यादा हुआ, कहाँ पे कम हुआ, ये हमें बताते हैं जो डिफरेंट इंडेक्स होते हैं जिससे कि हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को मापते हैं, ठीक। तो इसको मेजर करने के प्राइमरली 2 इंडेक्स होते हैं। एक को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन शॉर्ट WPI बोलते हैं इसको, इन शॉर्ट WPI के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक इसको बोलते हैं। दूसरी तरफ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको इन शॉर्ट हम CPI लिख सकते हैं, और इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब इसमें हम डिफरेंस समझते हैं। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपने बोला डॉक्टर साहब बुखार है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला बुखार है, तो डॉक्टर क्या कोई भी दवा दे देगा क्या, पहले वो बुखार का रीज़न जानेगा कि बुखार किस कारण से है, वो टाइफाइड की वजह से हो सकता है, मलेरिया की वजह से हो सकता है, डेंगू की वजह से हो सकता है, किसी की वजह से बुखार हो सकता है। तो इन्फ्लेशन जो है, चीज़ों के दाम बढ़ना, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के जब बियॉन्ड निकल जाए तो हमारी गवर्नमेंट और RBI क्या करती हैं, वो फिर उस चीज़ का संज्ञान लेती हैं, वो फिर उसको लिमिट करने की कोशिश करती हैं, जो मंडे वाले लेक्चर में ढंग से पढ़ेंगे कि वो उसको किस तरह से लिमिट करती हैं। लेकिन उसको लिमिट करती हैं, समझ लो, अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल निकल गया तो। अब फॉर एग्जाम्पल बीमारी है इस जगह, दवा दे रहे हो तुम इस जगह, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर RBI को
इन्फ्लेशन कम करना है तो मैंने आपको बताया हो सकता है कि इसमें गेहूं की उत्पादन में इन्फ्लेशन हो, ठीक है, पार्ल बिस्किट वगैरह में हो सकता है, या फिर कुछ कुछ सिलेक्टेड सेक्टर में हो सकता है मेरे सेक्टर में सर्विस वाले में हो ही ना, इसमें हो ही ना। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग बास्केट ऑफ कमोडिटीज लेती है, उनमें इन्फ्लेशन को टेस्ट करती है। जहां पे होलसेल के साइड से टेस्ट किया जाता है, होलसेल यानी कि होलसेल क्या होता है, थोक में जो माल बेचा जाता है, जैसे थोक में जैसे कि पार्ले जी की फैक्ट्री में बिस्किट खूब सारे बने, खूब सारे, तो वो क्या तुम वहां से लेने जाते हो, जैसे हम लोग हैं कंज्यूमर से हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्रीज जाके लेते हैं क्या, कि लाओ एक मैं वो निकाल दो पैकेट, नहीं ऐसे तो नहीं बोलते हैं। हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो शॉपकीपर ने फैक्ट्री से मंगा, हो सकता है शॉपकीपर ने भी किसी से लिया हो और उसने फैक्ट्री से लिया हो। तो यहाँ पे B2B वाला डीलिंग होता है, बिजनेस टू बिजनेस डील होता है यहाँ पे। यानी कि जो होलसेल के साइड से हम देखते हैं ना, थोक व्यवसाय जो होते हैं, जो थोक में सेल करते हैं, तो जो उसके साइड से हम अगर इन्फ्लेशन देखते हैं उसको WPI बोलते हैं। वहीं अगर हम कंज्यूमर के साइड से, कंज्यूमर मतलब हम लोग हो गए जैसे कि, तो उसके साइड से अगर इन्फ्लेशन देखते हैं तो उसको CPI बोलते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब फैक्ट्री से मान लो कि किसी थोक विक्रेता ने लिया पार्ले जी का एक बिस्किट का, उसको पैकेट पड़ा 7 रुपए का, ठीक है आज, और ठीक है, और कंज्यूमर को मिल रहा था 10 रुपए में। आज उस थोक विक्रेता को मिल रहा है 10 रुपए में और कंज्यूमर को पड़ रहा है 15 रुपए में। तो अगर कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना हो गया, इतना हो गया। यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना हो गया, इतना हो गया। ये है, ऐसे इन्फ्लेशन निकालते हैं। तो ये होलसेल के साइड से निकला है, कंज्यूमर के साइड से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ अलग तरह की कमोडिटीज़ रखते हैं, जैसे अब की काफ़ी सारी कमोडिटीज़ होती हैं, लेकिन हमें उतना समझने की ज़रूरत है जितना नीड है। जैसे होलसेल में तो अब ये चीज़ समझिए कि एक तरह से बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, जो माल थोक में बिक रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भाई कितना इन्फ्लेशन है, और यहाँ पे कंज्यूमर की, भाई कंज्यूमर को कितना, उपभोक्ता को कितना मिल रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देते हैं, हाईएस्ट वेटेज अगर पूछेगा तो वो इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट वेटेज का मतलब ये है कि WPI में बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया जाता है, सो दैट इसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड को दिया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो यानी कि अगर RBI है, उसको ये देखना है कि इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चर्ड गुड में कितना है, देखें तो हर सेक्टर में कितना है, तो वो WPI के पास भाग के आएगा, ना कि CPI के पास जाएगा, क्योंकि इसने मैन्युफैक्चर्ड गुड को अच्छा खासा वेटेज दे रखा है। तो अगर उसका देखना है तो वो WPI के पास जाएगा। CPI की अगर बात करें, हाईएस्ट वेटेज किसको देता है, ये हाईएस्ट वेटेज देता है खाद्य पदार्थों को, दैट इज फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स को यानी खाद्य पदार्थों को। ये सर्विसेज नहीं लेता है, जो हम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, वो WPI में कभी कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको ये देखना कि सर्विस सेक्टर कैसा ग्रो हो रहा है, सर्विस सेक्टर कैसा ग्रो हो रहा है, कितनी दर से इसमें मुद्रास्फीति हो रही है, तो वो CPI के पास जाएगा। WPI के पास जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्विसेज तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सर्विसेज लेता है अकाउंट में। अब यहाँ पे आता है कि भाई WPI को मेजर कौन करता है और इनको कौन मेजर करता है, CPI वगैरह का, ठीक है। तो इसको IIP भी अभी पढ़ेंगे, इसको हटा दो अभी, ठीक है। और अभी देख लेते हैं WPI और CPI में क्या डिफरेंस होते हैं, WPI और CPI में। तो WPI में ये होता है कि भाई इसको मेजर करने वाला जो संस्था होती है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होती है, जो DPIIT के अंदर में आती है। DPIIT क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, टेक्निक, ये क्या टेक्निक तो नहीं होगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल एंड इनोवेशन, ठीक है, ये होगा आई थिंक इसका फुल फॉर्म, ठीक है, DPIIT। तो ये क्या करता है, ये पब्लिश करता है, सॉरी IIT बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये होगा इसका फुल फॉर्म, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है DPIIT, और ये पब्लिश करता है इस डेटा को। वहीं CPI की बात करें तो ये पब्लिश होता है बाई NSO, जो पहले CSO होता था, लेकिन बाद में इसको मर्ज कर दिया गया, CSO और NSSO को। तो अब NSO हो चुका है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और ये आता है आपका MOSPI के अंडर। MOSPI मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका NSO पब्लिश करता है। इसमें बेस ईयर क्या होता है,
इसमें बेस ईयर इंपॉर्टेंट है। तो आधार वर्ष, तो इसमें आधार वर्ष 2011-12 है और इसमें भी आधार वर्ष 2011-12 है, जो हमारा जीडीपी के लिए भी है 2011-12। ये आपको बेस ईयर भी पता होना चाहिए किसका कितना है। क्लियर? बाकी तो जैसे ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेटा कि भाई ये पहली बार कब पब्लिश हुआ था, 1942 में पब्लिश हुआ था फॉर दी फर्स्ट टाइम, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं उतनी ज़्यादा चीज़ जितना कि यहाँ पे अभी मैंने जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर कभी क्वेश्चन ये बन जाए कि जो हमारी आरबीआई है वो इन दोनों में से किसका यूज़ करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, अपनी जो उसकी मौद्रिक नीति है उसको लाने के लिए, तो ध्यान रखना सीपीआई का यूज़ करती है, आरबीआई इसका ज़्यादा यूज़ करती है। रीज़न इसका ये क्योंकि इसमें सर्विस सेक्टर भी इंक्लूडेड है, डब्ल्यूपीआई में नहीं है। तो आरबीआई इसी को यूज़ करता है सीपीआई को अपनी जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तब। लेकिन सीपीआई क्या है ना, सीपीआई एक नहीं है, सीपीआई भी बहुत डिवाइडेड है ये। जैसे मैं अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो सीपीआई अलग अलग तरह का पब्लिश होता है। सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर, सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर्स, सीपीआई रूरल वर्कर्स, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई मिक्स्ड या फिर कंबाइंड। कंबाइंड ये है रूरल, ये है अर्बन, ये क्या है, ये था रूरल वर्कर्स। ठीक है, रूरल में जो वर्क कर रहे हैं ये सब सिर्फ रूरल का है, एग्रीकल्चर वर्कर्स और इंडस्ट्रियल ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबरर्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो ये इंडस्ट्रियल लेबरर्स बोल रहे फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये तीनों पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड इसको जो पब्लिश करता है सीपीआई अर्बन, रूरल और कंबाइंड, एनएसओ करता है, जो कि मॉस्पी के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स का सीपीआई अपने आप में होता है जिसका हमारा आरबीआई यूज़ करता है निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर? अपना मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। यहाँ तक अगर क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ें, जल्दी से बताइए। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? बस एक चीज़ और बतानी है थोड़ा सा, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग आईआईपी, और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज़ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। सर पीवाईक्यू सीरीज़ रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी क्या? बिल्कुल यार रहेगी। आप कुछ लेक्चर्स करके देखो एंड उसके अटेम्प्ट करके देखो, क्वेश्चंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। आगे बढ़ा जाए फिर एक बार में। ठीक, ऑल क्लियर, ओके। डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम है एससी का 10 को। कब है? 10 को, 10 मार्च को है क्या? आई थिंक अप्रैल में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कब है, मार्च में कि अप्रैल में? तो अब आते हैं आईआईपी पे। आईआईपी क्या है? यह है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसको बोलते हैं। अब ये जो मैंने आपको डब्ल्यूपीआई सीपीआई बताया, ये मंथली पब्लिश होता है डेटा, मैं आपको बता दूं, मंथली, सो दैट आरबीआई अपने सारी चीज़ें एकदम चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके रखे। ऐसा नहीं कि साल में पब्लिश हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ कहाँ क्या बढ़ रहा है, तो इसलिए वो मंथली पब्लिश करता है। और आईआईपी भी मंथली पब्लिश होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसका भी बेस ईयर सेम है। ठीक है, इसका भी बेस ईयर वही 2011-12 है। ठीक है, और इसको भी जो पब्लिश करने वाला संस्था है वो सीएसओ या फिर एनएसओ आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और ये भी आपका मॉस्पी उसी के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बात ये आती कि ये दोनों से अलग कैसे है। एक्चुअल में जो आईआईपी है इसका 40% 8 कोर इंडस्ट्रीज से निकल के आता है। मतलब हमारे भारत में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको कोर इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है, जिनमें कि बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ भी डिपेंडेंट हैं। जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट जो हो गए हमारे, जो रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, ये रिफाइनरी के प्रोडक्ट, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट से। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत सारे सेक्टर हमारे डिपेंडेंट है। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर टाइम पे आ रही है इसलिए, नहीं तो मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं होगा तो मैं कहाँ से पढ़ा पाऊँगा आपको। ठीक है, तो मतलब बहुत वाइड है इसका जो एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये कोर इंडस्ट्री में आता है। तीसरे में अगर हम बात करें तो स्टील कहाँ कहाँ नहीं यूज़ होता है स्टील, इतनी जगह स्टील यूज़ होता है। ठीक है, चौथा जैसे मैं बोल सकता हूँ कोल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होता है मेन, तो इसका यही प्राइमरी यूज़ है।
ठीक है। पांचवा, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हो गई आपकी जो प्राकृतिक गैस है, और इसका सबसे प्रमुख घटक क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जरा बताइए। सिक्स्थ अगर बात करें, सीमेंट, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सिस्टम है, बिल्डिंग्स बनती हैं ये सब, तो ये सीमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। सेवेंथ, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इससे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। एंड एट इज़ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो इस पर डिपेंडेंट है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, ध्यान रखना। और ये मैंने वेटेज के हिसाब से लिखा है कि किसको कितना वेटेज दिया गया है इस आईआईपी में। तो अगर ये देखना है कि किस मतलब 8 को जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कोर इंडस्ट्रीज़ है जिन पे कि बाकी इंडस्ट्रीज़ भी डिपेंडेंट है, सिर्फ उसी के लिए हमने एक अलग से इस इंडेक्स को बना रखा है, सो दैट कि हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ पे तो बहुत ही ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये तो एकदम ही इधर से उधर ना होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये इधर से उधर ना होनी चाहिए, तो क्या जो इन्फ्लेशन है, क्या हमारी इकोनॉमी के लिए ख़राब है, क्या ख़राब है, अच्छा है? तो इन्फ्लेशन नमक की तरह है, ये नमक की तरह, सॉल्ट की तरह है। सब्जी में नमक अगर ढंग की मात्रा में होगा तो बहुत अच्छी लगे बनेगी सब्जी, कम होगा तो भी नहीं अच्छी होगा, ज़्यादा होगा तो भी नहीं अच्छा होगा। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो बस वही आरबीआई देखती है कि थोड़ा बहुत है तो ठीक है। क्यों थोड़ा बहुत ठीक है? थोड़ा बहुत ठीक का मतलब ये है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो मतलब मेरे हाथ में जैसे पैसा आ रहा है, मेरे हाथ में पैसा थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, मेरे हाथ में थोड़ा पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो मैं ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, और जब ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा। तो भाई प्रोडक्शन को, उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारी इकोनॉमी थोड़ी ग्रो करती रहे, इन्फ्लेशन ज़रूरी होता है। अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं होगा तो मैं डिमांड नहीं करूँगा, मैं डिमांड नहीं करूँगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो मैं फिर कुछ और काम करूँगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन भाई घर की रोजी रोटी भी तो है, सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं इसमें। तो सिंपल सा फैक्ट इतना है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं अच्छा होता है। तो भाई कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रेट, कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन अच्छा होता है, तो देख लेते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार, तो अगर रेंग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर जो इन्फ्लेशन है वो रेंग रहा है, क्रीप कर रहा है, ठीक है, क्रॉल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा, अगर हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। तीसरा होता है हमारा इन्फ्लेशन दौड़ रहा है, रनिंग इन्फ्लेशन। चौथा इन्फ्लेशन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन छलांग मार रहा है, ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और पांचवा है हमारा इन्फ्लेशन पागल हो गया, उड़ रहा है, ये तो हाइपर हो चुका है, ये हाइपर इन्फ्लेशन। इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ़ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट बाई ऑल मीन्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन वो होता है जब इन्फ्लेशन की रेट, ये ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन का रेट हमने डिवाइड किया है, 3 से 4% है तो क्रीपिंग, 4 से 10% यानी 4 to 10% है तो वॉकिंग, चल रहा है। रनिंग दौड़ रहा है मतलब 10 से 20% है तो रनिंग। गैलोपिंग होता है आपका 20 से अगर 100% इन्फ्लेशन पहुंच जाए, और अगर 100% से ज़्यादा इन्फ्लेशन पहुंच जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट खूब करेंसी यहाँ पे क्या कर दे, प्रिंट कर दे, खूब ढेर सारी वो कर दे, तो उससे होगा क्या, और लोगों में बंटवा दे तो लोग अमीर हो जाएंगे, है ना। लोग अमीर हो जाएंगे, लोगों के हाथ में खूब पैसा होगा, और जब खूब पैसा होगा तो लोग खर्च करेंगे, ठीक है। जैसे तुमको मान लो कि अभी तुम्हारे हाथ में 5,000 रुपये हैं, गवर्नमेंट ने पैसे छाप के तुम्हें 5,000 से 5 लाख दे दिए तुमको, अब तुम क्या करोगे, फ़ोन खरीदोगे, लैपटॉप खरीदोगे, ये खरीदोगे, ठीक है, खाने की चीज़ें। लेकिन फ़ोन तो उतने बने ही नहीं है, लेकिन उतने खाने की चीज़ें तो बने ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उससे चीज़ों के दाम बढ़ेंगे 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 और स्काई रॉकेट हो जाएंगे, जो कि कई सारी कंट्रीज़ ने फेस किया। लेटेस्ट में श्रीलंका इसका एग्जाम्पल है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका की कंट्री, वहाँ के ग्रासलैंड्स को किस नाम से जानते हैं, जरा बताइए कमेंट में। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं कि भाई गवर्नमेंट, है ना, कि गवर्नमेंट क्यों जो हमारी पैसा होता है, करेंसीज को क्यों प्रिंट करके हमें नहीं दे देती, खूब सारा सबको अमीर बनाती है। भाई सबको अमीर तो बना देगी, लेकिन उसके अवज में प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। अब बोलोगे सर प्रोडक्शन भी कर दे, अरे तो भाई प्रोडक्शन ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, उसके लिए ज़मीन चाहिए, उसके लिए लोग भी चाहिए। आप काम करो खूब, आप काम करो खूब, तो जब आप खूब काम करोगे तो कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस करोगे, कोई सामान या कोई सेवा डालोगे इकोनॉमी में, और जब डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको खरीदने के लिए भी लोग आएंगे,
उसको खरीदने के लिए लोग आएंगे ना। अब जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री डाली, उसमें 100 यूनिट मोबाइल बन रहे हैं, 100 मतलब 1000 यूनिट, 1000 मोबाइल बन रहे हैं एक महीने में। 5 लेबर काम कर, अब 10 लेबर काम कर रहे हैं या फिर 5 ही कर रहे हैं, बहुत एफिशिएंटली, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब वो 1000 की जगह 5000 फ़ोन बना देते हैं, तो उन वर्कर को पैसा मिलेगा हाथ में, उनके वर्कर के हाथ में पैसा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो पैसा क्या होगा, वो कुछ खरीदेंगे, या तो हो सकता है ये मोबाइल खरीदें या फिर कि कोई और चीज़ खरीदेंगे। तो जहाँ से खरीदेंगे, जिसको ज़्यादा पैसा देंगे वो, तो उसके हाथ में पैसा पहुँचेगा, उसके हाथ में पैसा पहुँचेगा, तो ये जो ज़्यादा मोबाइल है वो बिकेंगे। तो उसके अवज में प्रोडक्शन होता रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे मिंटिंग करके दे दिया जाएगा करेंसी को, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन क्योंकि हुआ नहीं है, तो इस वजह से वो हाइपर इन्फ्लेशन या फिर गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है इकोनॉमी में, जहाँ पे आपने सुना होगा ऐसी न्यूज़ को कि भाई किलो में मतलब एक साइड रख दो पैसों को गड्डी में रख दो, किलो के भाव में मिल रहा है। मतलब एक साइड तराजू में आपका रखा हुआ मतलब पैसा, और एक साइड रखा हुआ सामान, इतना भयंकर वो कर जाती है जो करेंसी होती है, उसके दाम घट जाते हैं। इसको बोलते हैं डीवैल्यूएट कर गई करेंसी। वो हम आगे पढ़ेंगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम लास्ट में 3 टर्म्स देखेंगे, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, क्या होते हैं ये। तो डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स लग रहे हैं हमें, इनको इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखिए, जो डिफ्लेशन होता है ये ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि मुद्रास्फीति का उल्टा है। मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, डिफ्लेशन में चीज़ों के दाम घटते हैं, चीज़ों के दाम घटते हैं। तो जो इन्फ्लेशन में होता है उसका ऑपोजिट डिफ्लेशन में हो जाएगा, यानी परचेजिंग पावर बढ़ेगी यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि बिस्किट है, वही बिस्किट सेम पार्ले जी का बिस्किट खूब प्रोडक्शन हुआ, खूब प्रोडक्शन हुआ, लोगों के हाथ में पैसा उतना ही है, लोगों के हाथ में पैसा उतना ही है, उतनी पर्ची उनको खरीदने की क्षमता है उनके पास, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया इस बार। तो लोग क्या करेंगे, अब जो बेच रहा है माल सड़ जाएगा नहीं पड़े पड़े, तो वो क्या करेगा, चलो भाई 10 रुपये में नहीं यार, 4 रुपये में ले लो, 5 रुपये में ले लो। क्यों, माल निकालना है ना। सुना होगा, जैसे पता नहीं बाकी जगह तो पता नहीं है, हमारे कानपुर में सर्दी आते ही थोड़ा, जैसे सर्दियों का टाइम, जैसे अभी जा रहा या फिर जा रहा था अभी 1 महीने पहले, हर बार का है, हम 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होने के कारण हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो है अपना माल को है सस्ते दामों में, थोक के भाव में निकाल देंगे, और बस एक जगह कोई गेस्ट हाउस वगैरह होगा और लोग पहुंच भी जाते हैं। हर बार का उनका कि 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई और हमें निकालना पड़ रहा है, या फिर हम 2 भाई से यहाँ से माल लाए थे, अब पड़े पड़े सड़ रहा है तो हम सेल कर रहे हैं। तो वो एक, खैर वो तो मार्केटिंग टेक्निक्स हो गई वो उसको निकालने के, लेकिन एक्चुअल में जैसे कि ये बिस्किट बने, नहीं बेचेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए वो क्या करेंगे कि भाई ठीक है इतने में ले लो, तो चीज़ों के दाम घट जाएंगे। इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई लेकिन उसके एवज में लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। क्लियर इतनी चीज़। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, होता है हाँ। चलो, तो अगर हम बात करें डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ये इन्फ्लेशन का एक प्रकार होता है, ऐसा इन्फ्लेशन जो घट रहा है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले इन्फ्लेशन की रेट थी 7%, फिर हुई 6%, फिर हुई 5%, आज है 4%। यानी इन्फ्लेशन है अभी भी 4%, कल भी था, परसों भी था, उससे पहले भी था, लेकिन इन्फ्लेशन की जो रेट है वो डिक्रीज़ हो रही है। इन्फ्लेशन की जो रेट है वो डिक्रीज़ हो रही है। इन्फ्लेशन तो अभी भी है, डिफ्लेशन नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन की रेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलेंगे अवस्फीति, अवस्फीति बोलेंगे, अवस्फीति। इसको बोलेंगे अपस्फीति, जहाँ पे चीज़ों के दाम घट रहे हैं, ऊपर वाले में दाम नहीं घट रहे हैं, हाँ दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन दाम बढ़ने की दर जो है वो घट रही है। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगनेशन, स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन, ये होता है स्टैगफ्लेशन। दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो तो बन जाएगा ना स्टैग और फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, लेकिन इकोनॉमी में मंदी भी है। मतलब ये कब हो सकता है कि भाई लोग मतलब चीज़ों, ये तब हो सकता है जब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन
इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है तब होता है, जो मैंने आपको केस बताया था कि भाई लोगों के हाथ में पैसा पहुंच रहा है लेकिन उसके एवज में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। कि मान लो कि जो हमारी ये करेंसी है उसकी खूब मिंटिंग हो रही है, खूब करेंसी छप रही है, लेकिन उसके एवज में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी मतलब स्टैगनेट कर गई है, रुक गई है, ग्रोथ रुक गई है, जीडीपी नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा पहुंच रहा है। तो इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है। अब जनरल जो है एक हमारे फिलिप जी है, ठीक है, उन्होंने एक बल्ब तो हमें दिया ही ठीक है, लेकिन उन्होंने एक कर्व भी दिया। वो कर्व उन्होंने कुछ इस तरह से प्लॉट किया। हम्म किस तरह का स्लोपिंग है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, जरा बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये कर्व है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की दर पे। तो फिलिप जी ने ये बोला कि जब जब इन्फ्लेशन होगा, जब जब मुद्रास्फीति होगी तो बेरोजगारी घटेगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा। ये किसने बोला? फिलिप्स जी ने बोला। लेकिन स्टैगफ्लेशन जैसी जो सिचुएशंस होती हैं उसमें फिलिप जी का बल्ब बंद हो जाता है। स्टैगफ्लेशन वाली केस में बल्ब जो है फूक जाता है इनका, स्टैगफ्लेशन में। अच्छा, सूर्य बल्ब जो है कौन कौन लगाया है तो बताओ जल्दी, तो पीली रोशनी देता है एकदम स्टैगफ्लेशन के केस में क्या होता है? स्टैगफ्लेशन के केस में इन्फ्लेशन तो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी खूब होता है, क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है खूब कायदे से। तो ये नेगेटिव स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए ये नेगेटिव स्लोपिंग बन रहा है। इसका जो ढाल है वो नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है, तो ये नेगेटिव स्लोपिंग। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है इकोनॉमी में जो बड़ी गंदी होती है, बड़ी खराब सिचुएशन होती है, कि इन्फ्लेशन भी है इकोनॉमी में लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी है इकोनॉमी में कायदे का। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स पे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो सिंपल, अब इसको इसमें क्या ही डिफाइन करना। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, उसके प्रकार हमें देखने हैं। आज जला के फोटो डाल दूंगा क्या भैया? अच्छा, जला के फोटो डाल दूंगा, अच्छा सूर्य बल सर बाथरूम में लगाए। रविंद्र कुमार बिल्कुल सही पकड़े हो, हमने भी बाथरूम में ही लगाया है, 9 रुपए का आता था, है ना वो बाथरूम वाला बल्ब होता था। अच्छा, किसने यहाँ से लाल टेन से पढ़ाई की है? वो इस तरह से आता था, हैं? इस तरह से नहीं आता था, लाल टेन आता था, फिर इसमें मिट्टी का तेल डालते थे, बत्ती ख़त्म हो जाती थी, बत्ती चेंज करते थे, फिर बत्ती माचिस से जलाते थे, पूरा इस नीचे होता था, इसमें मिट्टी का तेल डलता था, फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम, यहाँ पे हमारा भाई, ठीक है, यहाँ पे सब लोग बैठते थे, फिर पढ़ते थे, और इसी में जो भी काम होता था लाइट चली जाती थी। तो और फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ तो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हुआ, तो जब ज़्यादा पैसा हुआ तो एक एलईडी करके आती थी, है ना, एलईडी आती थी, वो इस तरह से नहीं, ऐसे एक मतलब कांच का कुछ इस तरह से वो लगा रहता था, और यहाँ पे एक एलईडी टाइप लगी रहती थी, उसको उठा के कहीं भी रख लो, इस तरह से लगा होता था, अंदर ये ग्लो करता था, और ये एक मतलब कांच का टाइप कवर लगा रहता था, इसको चार्ज होती थी ये। फिर हम धीरे धीरे ये लिए और फिर आज हमारे पास बल्ब है फिलिप्स का देख रहा है, हैवेल्स का बल्ब। तो ये होती है प्रोग्रेस। मैं तो चांदनी में बैठ गया। अच्छा, सब एक्सपीरियंस है, हाँ, इमरजेंसी लाइट। अच्छा, आज भी है, आज भी कोई इससे पढ़ता है क्या? लाल टेन से तो अगर कोई नहीं पढ़ता होगा, लेकिन ये एलईडी अभी तो आती नहीं है शायद। हाँ, चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी डिफरेंट टाइप की बेरोजगारी होती है, फ्रिक्शनल, डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल और सीजनल। अब आप देखना कि आप किस टाइप के बेरोजगार हो और कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। अगर मैं हिंदी में इसको बात करूँ तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी होगी, इसको बोलेंगे। एक सेकेंड, चलो लिख ही देते हैं यार, गोला लगाने से क्या ही फ़ायदा। ठीक है, सबसे पहला है हम पढ़ेंगे जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल
ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी इसको बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी की अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो स्किल डिमांड है और जो स्किल की सप्लाई हो रही है उसके बीच में गैप है। दैट इज देयर इज अ काइंड ऑफ स्किल गैप। फॉर एग्जाम्पल, ये अनएम्प्लॉयमेंट कब कब हो सकता है? अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो गई है, नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल एआई आ रहा है आजकल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सारे काम खुद ही कर सकता है। आप फ़ोटो डालो, आप टेक्स्ट लिखो, वो उसी तरह की फ़ोटो जनरेट करके दे देगा। कंटेंट राइटिंग कर रहा है तो कंटेंट राइटर्स की जॉब जा रही है। क्यों जा रही है? स्किल गैप की वजह से, नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से। सीरियस में एक बार उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो जाए तो किस तरह की, और और जब वो क्वेश्चन पूछा था जिस साल, उसके जस्ट एक दिन पहले ही, ठीक है, हम लोग रात में रिवीजन कर रहे थे और तभी वहाँ पे हम लोगों ने किया था, ठीक है, क्वेश्चन को मुझे इसलिए याद है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे देर इज़ अ काइंड ऑफ स्किल गैप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज आप जा रहे हैं मतलब कि किसी कंपनी में, और वो आपसे कंपनी बोल रही है कि आपके पास क्या स्किल है। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको क्या ये हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो चलाना आएगा। आप बोल रहे हैं नहीं आएगा, तो आपको नौकरी नहीं देंगे, तो आप अनएम्प्लॉयड हैं। तो क्यों? क्योंकि आप स्किल मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, देर इज़ अ स्किल गैप। दूसरा टाइप ऑफ बेरोजगारी होता है हमारा फ्रिक्शनल। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं हिंदी में घर्षण बेरोजगारी। अब ये किस टाइप की बेरोजगारी, किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है? तो ये जैसे फॉर एग्जांपल, आप जॉब करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ पे वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं लग रही हैं, या फिर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है। या फिर मान लो कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो गया लेकिन आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आपने लीव ले लिया। तो ऐसा केस जहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, तो आप चाहें तो आपको मिल सकता है भी आपके पास, लेकिन आप बेटर कंडीशंस के लिए वो जॉब को ठुकरा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी कि एक तरह से ये टेम्पररी फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट यानी अस्थाई तरह की बेरोजगारी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप अभी वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको एसएससी नहीं यूपीएससी क्लियर करके जल्दी से जो आपको 10 साल में प्रमोशन मिलेगा उसी पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा? फिर आप फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हैं। तीसरा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ठीक है, ये मतलब सबसे ठीक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है कि ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट झेल लेंगे, है कि नहीं। थर्ड की अगर बात करें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ये हमें इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोफाउंड तरीके से देखने को मिलती है। मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फील्ड है, इसमें मान लेते हैं 6 लोग काम कर रहे हैं और 1 हेक्टेयर फील्ड में काम कर रहे हैं और 1 टन गेहूं का, वीट का प्रोडक्शन ये कर रहे हैं। अभी मान लेते हैं कि इनमें से 3 लोगों को हटा दें और उसी सेम अमाउंट ऑफ फील्ड में 1 एकड़ ऑफ लैंड में 1 टन जो गेहूं है उसी का प्रोडक्शन हो रहा है अभी। दैट मीन्स कि इन 3 लोग, ये जो 3 लोग थे, इनके हटने और ना रहने से ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। दैट मीन्स कि ये डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयमेंट है, लगे हुए हैं। जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर, मैंने क्यों बोला कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, खेत होता है, उसमें सब लोग खुरपी उर्पी लेके लगे हुए, फावड़ा वगैरह लेके, लेकिन एक्चुअल में उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल के ला नहीं रहे क्योंकि घर में जैसे खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, तो घर में बोला था कि चलो भाई खेत में चलो, है ना, काम करो चल के, तो इसलिए इसलिए बोला जाता है। लेकिन अगर हम उनको भी एम्प्लॉयड मान लें तो एक्चुअल में गलत होगा। तो बात आती है कि इन 6 में से कौन अनएम्प्लॉयड है। तो भाई जिन भी 3 को आप हटा दें तो यानी एक तरह से देखा जाए तो इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि इनके हटाने से भी कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। तो इनकी मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी दैट वुड बी ज़ीरो। अब आते हैं चौथे और पाँचवें जो आपस में को रिलेटेड हैं। चौथा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं क्या, चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी। एक चक्र आएगा
और उस जब चक्र आएगा तो उसमें सब कोई अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। जैसे मान लो ये चक्र के 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये जब चक्र का ये पॉइंट आएगा तो सब कोई अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, और ये जब चक्र का ये पॉइंट आएगा तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा इस चीज़ को कि मंदी आ जाती है, रेसेशन, इकोनॉमी में मंदी आ जाती है, रेसेशन हो जाता है। रेसेशन का मतलब होता है मंदी आ जाना इकोनॉमी। जैसे अभी हमने पढ़ा था अगर इकोनॉमी स्टैगनेट कर जाए, स्टैगनेशन आ जाए इकोनॉमी में, और वो काफ़ी सालों तक रिपीटेड रहे, तो उसको रेसेशन बोलते हैं हम लोग। जैसे कि कोविड की वजह से रेसेशन आया, तो ये माना जाता है कि भाई इस तरह के जो रेसेशन होता है इकोनॉमी में, ये मंदी होती है, ये हर 4 से 5 साल, 5 से 6 साल या फिर 10 साल में के अंतराल में आती है, और इसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है। तो यानी कि इस तरह का जो चक्र बनता है, जो रिसेशन टाइप हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमी में, इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसकी वजह से जो बेरोजगारी होती है, इसको चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। इसी का एक सब टाइप मान लो या फिर एक नया टाइप मान लो, दैट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि सीजनल का मतलब हो गया मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ कि भाई एक मौसम में तो एम्प्लॉयमेंट है और एक दूसरे मौसम में नहीं है। वो मौसम ज़रूरी नहीं कि ज्योग्राफी वाला मौसम हो कि भाई रेनफॉल वाला है, फिर समर या फिर विंटर। मेन जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी होली आ रहा है, ठीक है, तो जो लोग कलर्स वगैरह बनाते हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाएगा। उस टाइम तो खूब एम्प्लॉयमेंट होंगे जो कलर्स बनाएंगे, बेचेंगे। लेकिन उस जब होली ख़त्म हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो यानी कि एक फेस्टिव सीज़न जब आ रहा है तो उस फेस्टिव सीज़न में तो वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो जब चला जाता है तो वो अनएम्प्लॉयड है। तो यानी कि वो उस एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक कर्व है उसमें इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, कभी एम्प्लॉयड कभी अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड। जैसे दिवाली में जो पटाखे वगैरह बनाते हैं, तो वो दिवाली में उनका खूब सीज़न होता है, तो वो ऑन सीज़न होता है, तो खूब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन जब ऑफ सीज़न होगा उनका, तो उनको वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी जो मांग में मौसमी जो बदलाव होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी होती है उसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। ये आपको मोस्टली इंडिया में रूरल सेक्टर में देखने को मिलेगी, जो हमारा गांव का क्षेत्र है। जैसे कि मान लो कि एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर अगर अच्छा नहीं हुआ, या फिर एग्रीकल्चर में जब कटाई वटाई होती है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जब बुआई का टाइम होता है ना, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था राबी खरीफ, और राबी खरीफ का कब बुआई का टाइम होता है और कब कटाई का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। तो उस टाइम पे जो वहाँ की लेबर है जो खेतों में काम करेगी, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बाकी के जो बीच के महीने होंगे उसमें नहीं मिलेगा, तो इसको भी सीजनल एम्प्लॉयमेंट हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। और हमारा एक और टाइप होता है यहाँ पे जो इंडिया में देखने को मिलता है, दैट इज़ अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम क्या, इसको बोल सकते हैं पढ़ा लिखा बेरोजगार, ठीक है, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी मतलब डिग्री तो है आपके हाथ में, बट फिर भी, या फिर अनएजुकेटेड तो नहीं बोल लेंगे इसको, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपके पास एजुकेशन तो है, आपके पास डिग्री तो है, बट फिर भी बेरोजगार हैं आप, क्योंकि उस डिग्री से आपको नौकरी नहीं मिल रही है। ये इंडिया में देखने को मिलता है मोस्टली हमें अर्बन सेक्टर में, मतलब अर्बन इलाकों में देखने को मिलता है, जहाँ पे पढ़े लिखे तो हैं लोग लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। उसको हम बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप बताइए कि आप कौन से टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयड हैं, और इस क्वेश्चन को जल्दी से अटैम्प्ट करिए, और किसी को डाउट होगा तो पूछेगा। एजुकेटेड होता है। ये भी होता है। चर्निंग पुअर, बिल्कुल हम लोगों ने रविंद्र कुमार देखा था। चर्निंग पुअर वो होता है जो पॉवर्टी लाइन में ऊपर नीचे जाता रहता है, जो हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। इसी वजह से ऑन सीज़न है तो खेत में काम मिल रहा है, अच्छी फसल हो गई तो बीपीएल से बाहर निकल आएगा, नहीं तो फिर बीपीएल में चला जाएगा। तो इस वजह से द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्क अवेलेबिलिटी रिजल्ट्स इन, तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। दैट मीन कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए, द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल। सर अभी वॉइस आई थिंक आ रही होगी सर। नहीं फ्रिक्शनल नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रक्चरली होगा। हो गया सर, डन, ओके ओके ओके, हो गया ना। अगला क्वेश्चन करो, फिर बैठे क्या हूँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू जॉन मेनर्ड किन्स अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन, तो अनएम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करता है। किन्स, जिनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने ही, जो आपके ये किन्स जी हैं, जो किस देश से हैं जरा बताएंगे।
इन्होंने ही थ्योरी दी थी, एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये पूछ लेता है, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये करेगा आपका एग्रीगेट डिमांड पे, एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करेगा अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में तो डिमांड बढ़ेगी, हमें ज़्यादा चीज़ चाहिए, मैं फ़ोन की ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, मैं खाने की चीज़ ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, तो भैया अगर मैं डिमांड करूँगा तो प्रोड्यूस करने वाले भी होंगे। अगर मैं मान लो कि मैं एक आईफोन अभी डिमांड करने लगूँ, तो ये एप्पल ये थोड़ी नहीं बोलेगा मत प्रोड्यूस करना, इसको मत देना, तो बोलेगा जल्दी करो, प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी कि अगर वो जल्दी से बोलेगा एक और यूनिट प्रोड्यूस करो, तो उस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कोई लेबर लगेगा, लेबर लगेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सिंपल। तो डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में तो ग्रोथ भी होगी, और जब ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, मतलब जैसे सी में पूछेगा, ये तो अपने सीडीएस के क्वेश्चन देखे। चलो भैया क्वेश्चन करो इसके इन्फ्लेशन वाले। लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भाई देखो ये तो कर चुके थे ना, लैक कि नहीं, चलो पता नहीं, कर लो फिर। सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर होगा, अच्छा अच्छा ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इनडिसिप्लिन हम लोगों ने किया था ना, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन होगा यहाँ पे, इनडिसिप्लिन, तो एक्साइज एक्सपेंडिचर और इन्फ्लेशन दोनों में रिजल्ट करेगा, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। टू कम्बैट इन्फ्लेशन, नहीं अभी नहीं किया, ये मंडे को समझ आएगा ये। हाँ ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिसइन्फ्लेशन। अभी बैच में क्या क्या हुआ है डिम्पल, अभी बैच में हुआ है हिस्ट्री हुआ था, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, फिजिक्स, और ये चल रहा है इकोनॉमिक्स जो अगले वीक ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन 4 भी करो जल्दी से। सर आप सी डी एस सी ए पी एफ का भी पी वाई क्यू करवाया करो विपिन शाक्या, ठीक है। मैं अभी तो लेना स्टार्ट कर दिया हमने सी डी एस का, मैं आगे भी ले लूँगा, ठीक है, सी डी एस सी ए पी एफ के। बाकी तो पी वाई क्यू सीरीज स्टार्ट होगी सी डी एस की 15 मार्च से, परमार ऑफिसर चैनल पे। सी डी एस का एग्ज़ाम है ना 17 अप्रैल को, इसलिए ठीक है। चलो क्या सर हम आप अपनी किडनी बेच कर ले देंगे आपको आईफोन। अच्छा तो चलो यहाँ पे ट्रू रिगार्डिंग डिसइन्फ्लेशन, अ सिनेरियो व्हेन इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ ओनली अ फ्यू कमोडिटीज, नहीं ये नहीं है सर, ऑन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ, ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस तो डिफ्लेशन हो गया सर, डिसइन्फ्लेशन नहीं हुआ। अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये होता है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए, अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, यानी किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, सस्टेन लेवल, इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। फिफ्थ है, इफ देर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस विल बी। सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं कि यानी कि मनी सप्लाई उतनी नहीं है इन कंपैरिजन टू दी सप्लाई, सप्लाई तो खूब हो रही है, सप्लाई जा रही है, सामान की सप्लाई जा रही है, लेकिन लोग यहाँ पे पैसा नहीं है, लोग यहाँ पे पैसा नहीं, लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो बेचने वाला बोलेगा भाई ठीक है इतने में ले लो यार, चीज़ों के दाम घट जाएंगे, डिफ्लेशन। ठीक, डिवैल्यूशन हम पढ़ेंगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। डिवैल्यूशन का मतलब होता है जब किसी कंट्री, जो कोई कंट्री होती है अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझ के गिरा देती है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में समझ आएगा। इंडिया में इन्फ्लेशन को कौन मेजर करता है? WPI से मेजर किया जाता है, CPI, GDP या फिर बोथ ए एंड बी। इन्फ्लेशन को मेजर करने के इंडेक्सेस क्या होते हैं? मुद्रास्फीति को, दोनों ही होते हैं, बोथ एंड बी। WPI CPI ये होलसेल के साइड में करता है, थोक विक्रेता, ठीक है, और ये कंज्यूमर उपभोक्ता के साइड से करता है। इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT, ठीक है, DPIIT ये करता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इनोवेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेड नॉट इनोवेशन, इनोवेशन क्यों बार बार निकल आता है मुझसे, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। CPI की अगर बात करें तो ये इसको रिलीज़ करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंडर में आता है। बेस ईयर दोनों के सेम है 2011-12। इसमें सर्विसेज होती हैं, इसमें सर्विसेज नहीं होती हैं, इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और CPI में जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो यानी कि वेटेज दिया जाता है। पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इसको क्या बोलते हैं बताएंगे जल्दी से, ये भी कर चुके हैं। स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैग्नेशन बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, या फिर
टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं। तो स्टैगनेशन तो हो गया कि भाई इकोनॉमी रुक गई, तो स्टैगनेशन जब हो जाए और जब इन्फ्लेशन हो जाए, हाई इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और वही है, इन्फ्लेशन भी खूब है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। याद करो मैंने आपको बताया था फिलिप्स कर्व, फिलिप का वक्र, ठीक है। दो कर्व हम पढ़ चुके हैं, एक मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ, कल, हाँ कल ही, सॉरी परसों पढ़ा था आई थिंक, लैफर्स कर्व, लैफर्स वक्र। ये बताओ ये किससे एसोसिएटेड है जल्दी से? फिलिप्स कर्व किससे एसोसिएटेड है? इसने बोला था कि अगर इन्फ्लेशन होगा मार्केट में, इकोनॉमी में, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, यानी इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन फिलिप्स जी की थ्योरी स्टैगफ्लेशन वाले केस में फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन तो है, लेकिन क्योंकि मार्केट या फिर इकोनॉमी एकदम स्टैगनेट कर गई है, रुक गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है कायदे से। लैफर्स कर्व होता है, ये बेल शेप का कर्व होता है, जहाँ पे अगर ये बोलता है कि अगर टैक्स रेट आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका, ठीक है, बढ़ता जाएगा टैक्स कलेक्शन, लेकिन एक पॉइंट के बाद घटता जाएगा वो, ठीक है, घट जाएगा। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, इन्फ्लेशन के टाइम में टैक्स रेट को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? वैसे तो ये भी हम पढ़ेंगे मंडे को अपनी फिस्कल पॉलिसी में, बट फिर भी आप इसको बता सकते हैं मेरे हिसाब से। सर मैंने इसलिए बैच बिकॉज पूछा क्योंकि रेलवे में साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ मुझे पता है ज़्यादा होता है, और आप साइंस, उसमें बेसिक साइंस ही आती है, आराम से हो जाएगा, है ना। उसमें आप संदीप गुप्ता कोड कोड भी यूज़ कर सकते हो, विमेन, ठीक है, एक दिन के लिए अवेलेबल है वो। तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है मतलब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, अगर उसको कम करना है तो टैक्स रेट बढ़ा दो, सिंपल। टैक्स बढ़ाओगे तो लोगों के डिस्पोजेबल जो इनकम है वो कम हो जाएगी ना, लोगों के हाथों में कम पैसा बचेगा, तो स्पेंड नहीं करेंगे उतना, फिर वो इन्फ्लेशन अपने आप काउंटर में आ जाएगा, सिंपल। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉर्मली कपल्ड विथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसके साथ कपल्ड होती है? कि ग्रोथ होगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ इज कपल्ड विद इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन होगा तो ग्रोथ होगी। मैंने बताया था नमक की तरह, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैसे होगी? इन्फ्लेशन है मतलब मेरे हाथ में पैसा है, पैसा है तो मैं डिमांड करूंगा, डिमांड होगा तो उसके आवाज़ प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रो करेगी, सिंपल, ठीक है। द मिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैगनेशन, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल, अभी देखें, स्टैग ले लो, फ्लेशन ले लो, स्टैग, रॉयल सीडी म्यूजिक, म्यूजिक सीडीज, तो ठीक है। तो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों देख चुके हैं भाई। डिमांड पुल क्या होता है? जब ज़्यादा डिमांड हो रही है। कॉस्ट पुश क्या होता है? जब उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं। अभी सप्लाई नहीं हो रही है, हो सकता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए हों जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ गए हों, ठीक है। 11वां नंबर है, वंस इन्फ्लेशन इज एन आउटकम ऑफ अ राइज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स द आउटकम इज, यानी कि एक बार जब मुद्रास्फीति उत्पादन कारकों के मूल्य के में वृद्धि का परिणाम है, तो परिणाम क्या होता है? करंट अफेयर्स के बारे में बता दो। तो करंट अफेयर्स गुरु जी और सभी लोगों को बता दूं कि फरवरी के पब्लिश हो चुके हैं एप्लीकेशन पे, आपको कोर्सेज सेक्शन में जाना है, करंट अफेयर का आपको कोर्स दिख जाएगा वहाँ पे, वह हैं। और जो लोग बैच में हैं तो वो एसएससी कोड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इस बार जो है संडे को आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बहुत बड़ा तो सरप्राइज़ नहीं, लेकिन छोटू सा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। एंड सरप्राइज़ ये है कि अब बता देते हैं उसमें सरप्राइज़ क्या, कि वीकली करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। आप डेली तो देखते ही हैं, फिर आप बताइएगा कि आपको वीकली ज़्यादा सही लगा या फिर डेली ज़्यादा सही लगा, ठीक है। वीकली भी जिस तरह से अभी हुआ था ना, मंथ का पूरा हुआ था, एक महीने का, तो वीकली मिलेगा। मतलब मेन टारगेट ये है कि भाई करंट अफेयर में एकदम आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, कहीं भी आप लैक ना करें। और ऐसे ना किया जाए कि भाई डेली पढ़ा रहे हैं, मतलब आधा आधा घंटा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेली का आपने देखा होगा कि भाई 1-1.5 मिनट की रील होती है वो, ठीक है, और उतने में भी आपको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन से कि आप 2 मिनट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक वो तो खैर किसी ने आज अभी तक नहीं बोला है कि सर इस तरह से देना पड़ता है। और मंथली एक बार देख लीजिए। वीकली का पर्पस ये है कि जो भी आप डेली देख रहे हैं वो आपका रिवाइज हो जाएगा। वंस इन्फ्लेशन, तो ये आउटकम ऑफ राइज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स। तो अगर प्रोडक्शन फैक्टर्स प्रोड्यूस करना महंगा हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है उसकी, यानी कि ये हो रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड से हार्ड कॉपी अवेलेबल करवा दो, जल्दी होगी, ठीक है। वीकली इज़ गुड। अच्छा डेली, वो तो आप देख के बताइएगा, अभी मत बताइए, जब आप देखिएगा तब अपना जजमेंट पास करिएगा कि क्या कौन सा बेटर लगा आपको, ठीक है। हाँ, तब आप बताइएगा, तब मैं पूछूंगा।
ये मस्त प्लान है, क्या बात है जीत। When too many funds are hunting too ये अच्छा है, when too many funds are hunting too few goods, the probable result of inflation is recognized as। 100 मंथ के लिए मिलेगा, 8 ईयर कंफर्म करें, बिल्कुल भैया, लाइफ टाइम है वो, फिर जो 1499 बोल रहे हो ना 100 मंथ, बोल रहे हैं 8 साल के लिए, बिल्कुल 8 साल के लिए आपको बैच मिलेगा। आप पढ़िए, आपके बच्चे पढ़े पढ़ेंगे, ठीक है, सब कोई पढ़ेगा, आपके भाई बहन सब कोई। वेन टू मैनी फंड, तो बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के हाथों में, लेकिन टू फ्यू गुड्स हैं, लेकिन कुछ ही हैं। तो बोलेगा ये, छुन्नू बोलेगा हमको दो, मुन्नू बोलेगा हमको दो, टुन्नू बोलेगा हमको दो, ठीक है। तो क्या होगा, होगा ये कि अब चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो भाई कुछ लोगों को मिलेंगे, सिंपल। तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, यानी इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, रिसेशन है, स्टैगफ्लेशन है, डिफ्लेशन है, फिर नन ऑफ द अबव है। तो हमने पढ़ा था डिफ्लेशन इज दी, जो अपस्फीति है वो एग्जैक्ट रिवर्स है उसका, ठीक है। डैश ट्राइड टू कंपेयर इन्फ्लेशन टू रॉबर्ट्स तो किसने जो है रॉबर्ट्स से कंपेयर किया था मुद्रास्फीति को। नहीं वो भी आएगा, मतलब मंथली भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोफेसर ब्रह्मांड एंड वकील। ब्रह्मांड एंड वकील ठीक है, ब्रह्मांड एंड वकील ने जो है, इनका नाम ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड नहीं ब्रह्मांड था, ठीक है। ब्रह्मांड और वकील साहब ने ये किया था। चलो अब ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। कल तो ये कल क्वेश्चन कर ही लिए थे डिमांड और सप्लाई वाले, ठीक। तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब मनाओ महाशिवरात्रि, जाके मेडिटेशन करो, एकदम घोर तपस्या करना आज रात एकदम, ठीक है। उठना नहीं, मेडिटेशन हो जाए आज कायदे का। जल्दी नौकरी चाहिए, शादी करना है। हाँ मैं आज कमेंट देख रहा था, वो मैंने जो गर्ल्स वाला वीडियो डाला था कि गर्ल्स के साथ ये दिक्कत है कि घर वाले बोलते हैं कि पढ़ लो नहीं तो शादी कर देंगे, बॉयज़ के साथ ये कि भाई पढ़ लो नहीं तो शादी नहीं होगी। दर्द समझते हैं तुम्हारा सर सीरियस का पीवाई की कब स्टार्ट होगा कैप्टन नदीम जी, ये 15 मार्च से स्टार्ट होगा परमार ऑफिसर चैनल पे, मैं आपको बता दूंगा और लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा आपके परमार एसएससी टेलीग्राम पे जब वो स्टार्ट होगा। तो सर सदगुरु जी का सुनने जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, सदगुरु के पास जाओ एकदम, ईशा योगा केंद्र, भाग जाओ तमिलनाडु एकदम और मेरा मन है यार काफ़ी एक बार, मतलब वो ईशा केंद्र है ना जहाँ पे भगवान आदि योगी की मूर्ति है, लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिल पाता है। चल जाएंगे, तुम्हारी क्लास कौन लेगा, तुम लोग चिल्लाने लगोगे कि लो क्लास नहीं ले रहे हैं, बीच में छोड़ के चले गए, पैसा ले लिया, धोखा दे दिए, इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं, बस तुम्हारे लोगों की वजह से। न जाने घर वालों को कितने ताने सुनने पड़ते हैं कि ये तो इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता, निकलना ही नहीं इनको, तो घुसे रहते हैं ये डिम्पल, हाँ देखो इस कंपाइलेशन तो मिलेगा ही सीजल से पहले करंट अफेयर का, बट हार्ड कॉपी का बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं इसका। हार्ड कॉपी चलो ठीक है, एक टारगेट रखते हैं, जैसे 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे ना 500 के, वैसे ही आपको 5 हार्ड कॉपी मिल लगेगी करंट अफेयर्स के, ठीक है जैसे ही आपके ये सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे 500 के, अभी 423 है ना, जैसे 500 ही होगा आपको मिलने लगेंगे, ठीक। थैंक यू सभी को, धन्यवाद एंड जय भोले की।